Student, I hope you are fine. Today, lecture number 13. In this lecture, we will continue the remaining topic of the chapter reproduction, that is artificial method of asexual reproduction in plant. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो है वो 3 मेथड पढ़ेंगे, बाय कटिंग, टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड है बाय कटिंग. This is the process in which a cutting of any portion of stem or root can be induced to grow into a new plant. इस प्रोसीजर में हम प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो रूट से लिया गया हो या शूट से लिया गया हो, उस पार्ट को कट करके जब किसी दूसरी जगह पर ग्रो करते हैं तो वहाँ से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. ये प्रोसीजर जो है वो कटिंग कहलाता है. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है. इस प्लांट में ये स्टेम को इस पार्ट से कट किया गया है. स्टेम को कट करने के बाद जब दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है तो वहाँ से एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है. ये प्रोसेस जो है वो कटिंग कहलाता है. इसी तरह स्टेम के अलावा हम रूट का पोर्शन भी ग्रो करवा सकते हैं. ये देखें, ये सेकंड पिक्चर में ये रूट है. रूट को सेंटर से कट किया गया और ये रूट का एक पार्ट लेकर इसको दूसरी जगह सॉइल में सोक किया गया. तो यहाँ पर रूट से जो है वो शूट अराइज होना शुरू हो गई. इस तरह से एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप्ड होता है बाय कटिंग के ज़रिए. ये आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है. अच्छा, जब अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी जगह जाएँ तो वहाँ से रोज़ प्लांट जो है वो ले लिया जाता है. आप जो है वो उसका शूट कट कर लेते हैं, तो चाहते हैं कि ये इसकी स्टेम जो है वो कटिंग करके हम अपने घर में भी इस तरह से प्लांट को ग्रो करवा लें. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप स्टेम को कट करते हैं तो उस स्टेम पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाता है. वो कहलाता है कैलस. तो कैलस जो है वो बाद में रूट में डेवलप होता है और फिर शूट में डेवलप हो जाता है. तो ये एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट का एक पार्ट, चाहे वो रूट से हो या शूट से हो, लेकर जब उसे कट करके दूसरी जगह पर सोक किया जाता है तो वहाँ से एक न्यू प्लांट अराइज होता है, जिसे हम जो है वो उस प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं. अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो ब्रायोफाइलम के अंदर देखा गया है कि ब्रायोफाइलम में एक सिंगल लीफ से भी प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है. मीन कि अगर आप शूट या स्टेम को ऐसा कट करते हैं जिसपे एक ही लीफ प्रोड्यूस है, उस स्टेम को जब आप दूसरी जगह पर लगाएंगे तो वहाँ से भी एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. इसके अलावा जो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल पोटैटो है. पोटैटो ट्यूबर जो मैंने आपको बताया, पोटैटो ट्यूबर के ऊपर एक आई बड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. अगर आप उस आई बड की जगह से पोटैटो को कट करके ज़मीन में लगा देते हैं तो वहाँ से भी एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. और आप उस आई बड जो बहुत सारे पोटैटो के ऊपर बने हुए होते हैं, तो इस तरह से एक ट्यूबर से आप 5 to 6 जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. तो ये जो है वो एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम प्लांट के ही पार्ट से दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सेकेंड जो मेथड है वो है टिश्यू कल्चर. ये टिश्यू कल्चर मेथड जो है रिसर्चर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और इस टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में प्लांट का एक टिश्यू जो है वो ले लिया जाता है. प्लांट से जो है वो टिश्यू कलेक्ट किया जाता है, पीस ऑफ टिश्यू कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको ग्रो करवाकर उससे एक न्यू प्लांट अराइज होता है. ये प्रोसेस जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है. इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट से एक पीस ऑफ टिश्यू जो है वो ऑब्टेन किया जाता है. वो पीस ऑफ टिश्यू जो है वो पीस ऑफ टिश्यू जो लेते हैं उससे जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको कैलस कहते हैं. आप इस प्रोसीजर में देख रहे हैं कि पेट्री डिश के अंदर यहाँ पर ये कैलस मौजूद है. कैलस क्या है कि जो हमने एक पीस लिया था प्लांट से टिश्यू का, उस टिश्यू को ने ग्रो करना शुरू किया और जब वो टिश्यू ग्रो किया तो वहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस हो गया, जिसको कैलस कहते हैं. अब ये कैलस जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल के अंदर जो है वो इसे रखा जाता है. आप इसे टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं या बॉटल में. ये पीस जो कैलस का हमने न्यूट्रिएंट मटेरियल के अंदर इसे रखा था, यहाँ पर ये ग्रो करना शुरू कर देता है. अब जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एक्चुअली क्या है, उसमें जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें ग्लूकोज है और स्पेशली हार्मोन्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट में, ताकि वो ग्रो कर सके. हार्मोन्स जो है वो मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन. ये जो है वो प्लांट की ग्रोथ
ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब ये जो कैलस है इसमें जो न्यूट्रिएंट यहाँ से जो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जब वो ग्रो करेगा तो वो ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो अराइज कर देगा। ये टेक्निक जो है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है। इस टेक्निक के ज़रिए से हम बहुत सारे यूज़फुल प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो पाइन ट्री है उस ट्री से हम वुड हासिल करते हैं, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो हम एक टिश्यू कल्चर के ज़रिए से उसके थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ जो है वो बना सकते हैं और अपनी जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी हासिल कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में टिश्यू कल्चर में जो कैलस फॉर्म हो जाता है, जब ये कैलस बन जाता है तो इस कैलस को इस तरह, ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया। जो पीस ऑफ कैलस था वो कैलस जो है डेवलप्ड होगा पहले रूट में और फिर डेवलप्ड हो जाएगा शूट में। तो उस कैलस से जब रूट और शूट बनना शुरू कर देती हैं तो ये न्यूट्रिएंट हासिल करते हुए ग्रो करना शुरू कर देती हैं। जब ये कम्प्लीटली ग्रोथ हो जाती है, मीन के रूट और शूट डेवलप्ड होकर एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाता है, फिर इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सॉइल में। यहाँ देखें इस पिक्चर में, इसे सॉइल में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया जहाँ पे ये अपनी फर्दर ग्रोथ को कंप्लीट करेगा और इस तरह से छोटे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इन्हें बाद में जो है वो ज़मीन में लगा दिया जाता है या सॉइल में कर दिया जाता है ताकि ये फर्दर ग्रोथ कर सकें। इस तरह से हम एक प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना सकते हैं और हम यूज़फुल प्लांट इससे बनाते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। ये ऑर्चर्ड प्लांट्स की भी टिश्यू कल्चर की जा सकती है और इसके अलावा पाइन ट्री की भी टिश्यू कल्चर करते हैं जिसमें हम एक ट्री से ही थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ बनाते हैं, उससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। अब टिश्यू कल्चर के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। अब हम एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये कि इससे जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी हेल्दियर और स्ट्रॉन्ग होता है। इस टेक्निक के ज़रिए से, ये टेक्निक जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों से ही प्रोड्यूस हो सकती है। अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है? एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिसमें किसी जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर फसलों को ग्रो किया जाता है, क्रॉप लगाई जाती हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। काफ़ी बड़े एरिया पे, वास्ट पैमाने पर जो प्लांट्स की फसल लगाई जाती है वो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। जबकि जब घरों में क्यारी के अंदर या किसी पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये टेक्निक्स जो है दोनों तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। मीन एग्रीकल्चर में भी हम कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर में भी इसे यूज़ किया जा सकता है और इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी हेल्दियर होगा, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट हमने चूज़ किया था वही काफ़ी जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे जो क्लोन प्रोड्यूस हुआ वो भी हेल्दियर और स्ट्रॉन्ग होता है। इस टेक्निक के ज़रिए से जो क्लोन प्रोड्यूस हुआ या कल्चर्ड प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो प्लांट जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एज अ पेरेंट, यानी कि पेरेंट की तरह ही बिल्कुल वो दिखने में होता है कि जैसा पेरेंट का जो टिश्यू हमने लिया था उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो सेम उसी तरह के ही कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लोन और कल्चर्ड प्लांट में भी मौजूद होते हैं। तो इट्स मीन कि ये अपने पेरेंट्स प्लांट्स की कॉपी है। अच्छा, और इसके अलावा ये प्लांट जो हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं, रेजिस्टेंस पावर इनमें ज़्यादा होती है डिजीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि ये हेल्दियर प्लांट हमने चूज़ किया था और जब ये आर्टिफिशली कल्चर कराया गया, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा गया तो वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से भी न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर बनाते हैं। तो इस तरह से इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इससे जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो काफ़ी रेजिस्टेंस और काफ़ी पावरफुल था अगेंस्ट डिजीज़ कल्चर मीडियम में ग्रो करने की वजह से। इसके अलावा एक केमिकल जो है वो इस कल्चर से प्रोड्यूस हासिल होता है, वो केमिकल कहलाता है शिकोनिन। शिकोनिन केमिकल सिल्क इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और ये जो है वो बर्निंग या इंजरीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, दीज प्लांट्स आर स्टेराइल, डू नॉट प्रोड्यूस सेक्चुअली। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो क्लोन बना या जो कल्चर्ड प्लांट था वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल क्या है? स्टेराइल का मतलब ये है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एक वर्ड होता है फर्टाइल, फर्टाइल वो है जो कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, बट ये स्टेराइल होते हैं, मीन के इसमें सेक्चुअली रिटार्डेड होते हैं। ये सेक्चुअली रिटार्डेड होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये प्लांट स्टेराइल होता है। ये अब फर्दर जो है वो फर्टिलिटी इसमें नहीं होती। सेकंड इसमें यह है कि इसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो
जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन नहीं आ सकती। मेन क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें एक ही प्लांट का कल्चर लिया गया था, और तो उसी कल्चर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो वही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होगा, कि न्यू वेरिएशन या न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट था वो सिंगल था, उसमें कोई दूसरा प्लांट जो है वो उसमें फ्यूज़ नहीं हुआ। तो इसलिए सिंगल पेरेंट प्लांट की वजह से जो न्यू प्लांट अराइज हुआ उसमें कोई जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आ सकती, उसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होते। ये भी एक डिक्रीज़ है। सम टाइम जेनेटिक वेरिएशन जो है वो फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उससे हमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, बट इसका यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें न्यू कैरेक्टर्स और न्यू वेराइटीज़ नहीं मिल सकती। ठीक है। और इसका लास्ट डिसएडवांटेज ये है जो कि रिसर्चर ने बताया कि इसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल पाम एक ट्री था जो कि मलेशिया में ग्रो करवाया गया टिश्यू कल्चर के ज़रिए से। जब ये प्लांट कंप्लीट हो गया, प्लांट ग्रो कर गया और जब बना तो उसने ऑयल प्रोड्यूस नहीं किया, मीन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो गए थे। तो इसलिए इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सम टाइम डेवलप नहीं होते और न्यू वेराइटीज़ में डेवलप नहीं होती। लास्ट है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें फ्यूज करवाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? एक प्लांट का सेल होता है जिसकी सेल वॉल रिमूव्ड होती है। तो ये प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन से ही एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। अब इसमें जो है वो दो तरह के प्लांट का प्रोटोप्लास्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है और दूसरे प्लांट का भी प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक प्लांट का है और ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो दूसरे प्लांट का है। अब इनमें दोनों प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को एक जगह पर रखा जाता है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि पहले एक प्रोटोप्लास्ट ले लिया जाता है, फिर उनको दोनों के प्रोटोप्लास्ट को एक जगह पर रखा जाता है। वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज्ड हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली क्या होता है कि सेल वॉल उसकी रिमूव्ड होती है और उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है प्रोटोप्लास्ट में। तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगी। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो जाता है तो वहाँ पे एक न्यू सेल जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड को लेकर जो है वो ग्रो करवाया जाता है, तो उसके इर्द गिर्द सेल वॉल जो है वो बनना शुरू हो जाती है। सेल वॉल जब बनेगी तो वो एक न्यू सेल डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक प्रोटोप्लास्ट एक सेल का है, ये दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट है। इसको आपस में एक साथ रखा गया तो इसमें फ्यूजन स्टार्ट हो गई, मीन इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो गए। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो गए तो फिर उनके इर्द गिर्द सेल वॉल बनना शुरू हो गई। जब सेल वॉल बनना शुरू हो गई तो ये सेल वॉल बन के एक न्यू सेल अराइज हो गया। अब ये न्यू सेल जो है वो एक न्यू प्लांट में जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये प्रोसीजर कहलाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। इस प्रोसीजर के अंदर जो है जो प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है उसकी पहले स्क्रीनिंग की जाती है, मीन के वो हेल्दियर प्लांट है और स्ट्रॉन्ग प्लांट है जो कि जिसका प्रोटोप्लास्ट हासिल किया जाता है, ताकि एग्रीकल्चर की वैल्यू बढ़ सके। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्लांट बनेगा वो उसमें वेराइटीज़ आ सकें। ठीक है। तो इस प्लांट से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक के ज़रिए से भी हम न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और इससे हमें डिफरेंट वेराइटीज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के प्लांट का प्रोटोप्लास्ट यूज़ हो रहा है। तो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है जो कि इसका मिक्सर होता है दोनों का। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक के प्रोसेस की एग्जाम्पल जो है वो पोटैटो और ब्लैक नाइट शेड प्लांट है। पोटैटो जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्लैक नाइट शेड जो है वो सोलेनम निग्रम। अब ये दोनों प्लांट्स जो है इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया गया। इन दोनों प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट कलेक्ट किया गया, उसको आपस में एक साथ रखा गया। वहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज्ड हुआ, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ द सेल वॉल। अब ये प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल इसकी रिमूव कर दी गई और ये प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट के जो साइटोप्लाज्म थे वो आपस में फ्यूज्ड हो गए। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सेल फ्यूजन हो गई। सेल फ्यूजन के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद एक न्यू सेल जो है वो डेवलप हो गया जिसको सोमैटिक हाइब्रिड सेल कहा गया। ये न्यू सेल जो है वो अब ग्रो करके एक न्यू प्लांट में तब्दील हो जाएगा और इसके ज़रिए से जो है वो हम न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक जो है वो
पोटैटो के प्लांट्स में भी देखी गई है कि इसमें ये है कि जो ब्लैक नाइट शेड प्लांट है इसमें करैक्टरिस्टिक्स होता है कि वो जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। इन दोनों को एक साथ जब रखा गया तो पोटैटो में भी ये करैक्टरिस्टिक्स शामिल हो गया, जिसकी वजह से जो है वो पोटैटो में भी एक न्यू करैक्टर डेवलप हो गया। तो इसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक का एक फ़ायदा ये है कि वो करैक्टरिस्टिक जो किसी प्लांट में नहीं है वो दूसरे प्लांट से हासिल करके करैक्टरिस्टिक्स लिया जा सकता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो पोटैटो में रेजिस्टेंस पावर नहीं थी तो इसने जो है वो रेजिस्टेंस पावर को गेन कर लिया, किससे? ब्लैक नाइट शेड प्लांट से करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन कर लिया। तो ये एक लास्ट प्रोसीजर और लास्ट मेथड था जिसके ज़रिए से हम न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं।